आज का ये जो है एफडीपी प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन 2 वीक एफडी प्रोग्राम, जिसका विषय लर्निंग एडवांस ई टूल्स फॉर मूक्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन शिक्षण केंद्र रामानुजन कॉलेज के सहयोग और हमारे कॉलेज मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज के समन्वय से संयुक्त तत्वाधान में ये एफडीपी प्रोग्राम चल रहा है। पिछली 1 सितंबर से आज 10 तारीख हो गई है। सबसे पहले मैं अपने कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विचित्रा जी से कहूंगा कि आज के इस दिन का वेलकम, सभी प्रतिभागियों का वेलकम करें और अपने 2 शब्द यहाँ प्रकट करें। मैडम डॉक्टर विचित्रा जी। थैंक यू अश्वनी जी, धन्यवाद। यस यू आर राइट। 1 सितंबर से हमने कार्यक्रम शुरू किया और आज 10वां दिन है और बहुत ही सक्सेसफुली हमारे कार्यक्रम चल रहा है। एज यू ऑल नो कि ड्यूरिंग पेंडेमिक हमारे सामने, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन हुए और बहुत सारी समस्याएं आ गई कि किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, या तो हम इसको 0 ईयर डिक्लेयर करें या फिर बच्चों का एकेडमिक ईयर बचाने के लिए हम किसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग करें। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आई कि ई रिसोर्सेज एंड स्पेशली इन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स, ई रिसोर्सेज हिंदी में, इंग्लिश में कैसे हम प्रोक्योर करें, क्योंकि जिस समय हमें यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि आप सारा ई लर्निंग रिसोर्सेज को भेजिए लिस्ट बनाकर, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में। ये समस्या रही। उसके बावजूद हमारे सभी टीचर्स ने बहुत ही एक्टिवली इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इन समस्याओं से जूझे वे सब। लेकिन उसके बाद जो है हमें समर वेकेशंस में थोड़ा सा समय मिला कि हम इन सब चीजों को समझें, सीखें, और ताकि अगर ये बनी रही, हालांकि उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि ये समस्या इतनी लंबी चलेगी, लेकिन आज भी कल का अगर आप डेटा देखें तो 95,000 केसेस इंक्रीज हुए इंडिया में। तो अभी तो इसका कहीं हमें अंत नजर नहीं आ रहा जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती। तो बहुत जरूरी है हमें कि सभी डिसिप्लिन्स में हम ई रिसोर्सेज को कैसे प्रोक्योर करें ये हम जान सकें। यू सी, वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स। हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट जो है इंग्लिश, हिंदी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ फैकल्टी के भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड के भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वी ट्राइड कि हम जो भी रिसोर्स पर्सन हम हर डिसिप्लिन से बुलाएं ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को मदद मिल सके। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू give an advantage, give a benefit to our participants, that they should be well versed in all the disciplines, how to use the e-tools to do the online teaching, as well as how to procure the e-resources in different disciplines. So I welcome Dr. Sitanshu, who will guide us how to procure e-resources in Hindi discipline. हिंदी डिसिप्लिन अपने आप में ही आप देखते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमारा एक स्वाभिमान है। हिंदी भाषा हमारा एक स्वाभिमान है, हमारी मातृभाषा है। हम जब हिंदी में बोलते हैं एक अपने आप में तुष्टि महसूस करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं तो लगता है बहुत फॉर्मल बोल रहे हैं। मेरे पार्टिसिपेंट्स डेली मुझे बोलते हुए देखते हैं और हमें एक फॉर्मल सा लगता है जब हम इंग्लिश में डेली बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट का है, एक लगता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपने मातृत्व से जुड़ रहे हैं, हम अपना कुछ अपना हासिल करें। ऑफ कोर्स वी हैव डन ए लॉट doing research, doing all the activities, but when we speak in Hindi, we really enjoy, we really like it, and we feel like connecting to our roots. तो ये आज हम जानेंगे आपसे डॉक्टर शितांशु कि how to
procure the e-resources in Hindi. हिंदी भाषा में क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं लिंग्विस्टिक भाषा में, जो मैंने उन दिनों में महसूस की जब हम स्टडी मटेरियल्स को अपलोड करा रहे थे टीचर्स को, उनकी समस्याएं सुनी. सो I welcome Dr. Shitanshu to our college. On behalf of Ramanujan College and Motilal Nehru College Evening, I welcome you and I welcome all the participants. Thank you. Over to थैंक यू Ashwini मैम. ji. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो मैं यहाँ पे सभी जो हमारे जो ये एफडीपी कार्यक्रम चल रहा है और उसमें पूरे देश के जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और लगातार 1 तारीख से एफडीपी के इस कार्यक्रम में खासकर जो तकनीकी है लर्निंग एडवांस ई टूल्स और मूक्स की, उसमें रिसर्च में कैसे काम आती है आप जानते हैं, समझ रहे हैं. अनेक महान और बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ आए हैं जिन्होंने इस विषय पर अपनी बात कही है. आज इस कड़ी में आपको सामने जो प्रवक्ता आए हैं डॉक्टर सितांशु कुमार जी हैं. डॉक्टर सितांशु कुमार जी बहुत आप देखेंगे अपनी प्रतिभा के बहुत धनी हैं. उनके पास अभी बहुत युवा हैं और युवा होने के साथ साथ जो मैंने उनका जो है काम देखा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है. एक तो पहले मैं ये कह दूं कि मैडम विचित्रा जी महाविद्यालय की पहली महिला प्राचार्य बनी हैं और इस कॉलेज में उनके प्राचार्य बनने से बहुत सारे नए ऐसे काम हुए हैं जो अभी तक नहीं हुए थे. तो ये हम सब के लिए, कॉलेज के प्राध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नॉन टीचिंग के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी लिए एक बहुत गर्व का विषय है और बहुत हर्ष का विषय है कि ऐसी प्राचार्य जो बहुत एक्टिव हैं, रोजाना कोई नया काम एकेडमिक्स के मामले में हो, एफडीपी का हो या और दूसरे विषय हो, उस पर लगातार सक्रिय रहती हैं और सबको कॉलेज को पूरा जोड़ के रखती हैं. तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने अपने 2 शब्द, धन्यवाद, उन्होंने अपने 2 शब्द जो है हमारे प्रतिभागियों को संबोधित किए. तो साथियों, आज जो सितांशु कुमार जी आए हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जो है ब्रीफ इनका जो है एक बायोडाटा बता देता हूं जो आपको भी सहयोग होगा. ये प्रोफेसर साहब सितांशु कुमार जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग आसाम विश्वविद्यालय में दीपू कैंपस में हैं. और इन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ही एमए किया है, इन्होंने अंग्रेजी विषय में भी एमए किया है. इन्होंने जो हम ई लर्निंग और ये तकनीक के विषय में बात कर रहे हैं उसमें भी इनकी जो है विशेषज्ञता है. इन्होंने अपना एमफिल जो किया वो जेएनयू में किया, पीएचडी भी आपने जो है सितांशु जी ने जेएनयू से किया और फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी भाषा, ब्रिटिश प्राच्यवाद और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की अवधारणाएं. सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप साथियों सबको बता देता हूं कि सितांशु जी ने जो अपना रिसर्च शोध कार्य किया है, साहित्य के सम्राट और आलोचना के जो सबसे बड़े शिखर पुरुष रहे हैं प्रोफेसर नामवर सिंह जी के निर्देशन में कार्य किया. तो ये बहुत बड़ा काम है. दूसरा, सितांशु जी यूजीसी के रिसर्च अवार्डी भी रहे 2014 से लेकर 16 तक और अभी इनके अंतर्गत 2-3 पीएचडी बच्चे कर रहे हैं, शोधार्थी कर रहे हैं. सितांशु जी ने कई किताबें जो हैं एडिट भी करी हैं, कई उनकी अपनी स्वयं की पुस्तकें भी हैं जिनमें कुछ मुख्य पुस्तकें हैं उपन्यास का वर्तमान, कंपनी राज और हिंदी और पाठ्य और पाठ्यक्रम. आपने कई सारे जो है चैप्टर पुस्तकों में आपके संकलित हैं. ऑनलाइन पर आपके मटेरियल बहुत सारे पड़े हुए हैं. कोई शोधार्थी, विद्यार्थी और जिसको भी जरूरत है वो आपके शोध सामग्री से लाभान्वित हो सकता है, उनसे जो है पढ़कर जान सकता है. इससे पता चलता है कि आपका जो है अकादमिक क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान है. इसके अलावा आपने बहुत सारे जो है पुरस्कार अनेक संस्थाओं से प्राप्त किए हैं और अनेक एक्टिविटीज जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जो है पत्रिकाओं के रूप में लें, उसके बहुत सारे जो कुछ नाम बता दूं, स्कूल बोर्ड, बीपीजीएस एंड
अदर फ्यूज कमेटी, उसके अलावा जो है बहुत सारी प्रयास है, अपनी भाषा, भारतीय हिंदी परिषद, मतलब बहुत सारी जगह आप मेंबर भी हैं और लगातार जो है सक्रिय हैं साहित्य की दुनिया में, और दूसरी जो है अपने अकादमिक क्षेत्र से। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप हमारे महाविद्यालय में आज और इस एफडी के प्रोग्राम, ऑनलाइन 2 वीक के प्रोग्राम में, जहां पूरी दुनिया कोरोना से संक्रमित है और भयभीत है, वैसे में जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी ये चलती रहती है और उसका कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लिया जाता है, जैसे ऑनलाइन का माध्यम है। तो वैसे में इस 14 दिवसीय संकाय कार्यक्रम संवर्धन प्रोग्राम में मैं आपका सितांशु जी वेलकम करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज का आपका जो विषय होगा, चैलेंजेस एंड स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन इन हिंदी विद रेफरेंस टू ई रिसोर्सेस, तो ये आपका विषय है। और मैं सितांशु जी से कहूंगा कि आप आएं और आज के इसका अपने प्रवक्ता के रूप में आज अपना अपना लेक्चर यहाँ पर संबोधित करें। धन्यवाद सितांशु जी। धन्यवाद अश्विनी जी। धन्यवाद। मैं मान के चल रहा हूँ आवाज साफ है, मैं माइक यूज नहीं कर रहा। बहुत अच्छी आवाज है। आज के इस कार्यक्रम के संरक्षक तरुण बैस जी, आदरणीय विचित्रा जी, पी अग्रवाल जी, और कार्यक्रम के संयोजक रजनीश जी, विष्णु जी और विभास जी, धन्यवाद। आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पे आज मुझे बात रखने का मौका दिया है, और लंबे समय से, लगभग मुझे लगता है कि 10 दिन से ये कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है। तो मैं आज मुझे लगता है हिंदी का पहला या दूसरा वक्ता ही मैं हूँगा, और एक नए एरिया में आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ। जो विषय मुझे दिया गया है आज बात रखने के लिए, वो है हिंदी में उच्च अध्ययन की सीमाएं और संभावनाएं, यानी स्कोप क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं। इन दोनों चीजों पे मुझे बात करनी है ई सामग्री के रेफरेंस। मैं जो बातचीत करूंगा उससे 3 क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करूंगा, आपको 3 कोणों से मैं उसे अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। एक तो भाषा का कोण है और दूसरा है साहित्य का कोण। भाषा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी का जो अध्ययन अध्यापन है वो अभी भी तमाम जगहों पे हिंदी प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में अन्य मातृभाषाओं में किया जाता है भाषा के माध्यम से। तो विज्ञान के जो क्षेत्र हैं या समाज विज्ञान के हैं या जो ऐसे डिसिप्लिन हैं जो हिंदी साहित्य के बाहर आते हैं, उनके बारे में बहुत एक्सपर्टाइज ना होते हुए भी थोड़े बहुत रेफरेंसेस मैं देने की कोशिश करूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि साहित्य में ई रिसोर्सेज जो हैं, ई सामग्री जो है, वो कौन से महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हम उन्हें अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ मेरा दूसरा प्रयास ये होगा कि स्नातकोत्तर अध्ययन, यानी मैं पीजी का अध्यापक हूँ और रिसर्च भी करवा रहा हूँ, कुछ रिसर्च अवार्ड हो चुके हैं, तो और उत्तर पूर्व में अभी अपॉइंटेड। तो हिंदी के विद्यार्थियों को और शोधार्थियों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन सी परेशानियां हैं इन्हीं रिसोर्सेज को देखने में, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, हिंदी भाषा या साहित्य के विद्यार्थी को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मेरा दूसरा क्षेत्र प्रवेश करने का यहाँ होगा। और तीसरा निश्चित रूप से शिक्षकों और शोधकर्ताओं की दृष्टि से, हमें जो स्कॉलर्स हैं जो अपना अध्ययन या शोध कार्य कर रहे हैं और हिंदी की ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं जो सोशल साइंसेज में या दूसरे डिसिप्लिन में भी मदद कर सकती है, वहां भी मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। पर ये सब करने से पहले जो मुझे पहली जरूरी चीज लग रही है, जिसपे मुझे बात करने की जरूरत है, कि बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको ये बताऊं कि उच्च अध्ययन में मातृभाषाओं की अवस्थिति क्या है, क्योंकि हिंदी की ई सामग्री का संबंध सिर्फ इंटरनेट पे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध होने वाली चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है।
इसका बहुत गहरा संबंध ये है कि मातृभाषाओं के प्रति हमारे व्यवस्था का, हमारे संस्थानों का, या सरकारी हो गैर सरकारी हो, उनका रुझान कैसा है, किस दिशा में है, ये बिना समझे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि रिसोर्सेस के प्रति हिंदी में जो भी अवस्थिति है वो ऐसी क्यों है। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि के रूप में 15 मिनट कम से कम मैं इस चीज पे बात करूंगा, फिर मैं आपको हिंदी के रिसोर्सेज की ओर ले जाऊंगा। हिंदी के बारे में जो आंकड़े इधर आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर ये निश्चित रूप से पता चलता है कि हिंदी को बोलने वाले, उसका प्रयोग करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। सारी मातृभाषाओं के साथ ये नहीं है, हिंदी के साथ है, उसके कुछ कारण। और लगातार ये बढ़ रहा है कि हिंदी की एक वैश्विक पहुंच भी बनी है। कई लोग इस वैश्विक पहुंच को वैश्वीकरण से जोड़ के देखने लगते हैं। ये मामला सिर्फ वैश्वीकरण से जोड़ने का नहीं है, इसके दूसरे आयाम भी हैं। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में हिंदी प्रदेश के बाहर भी अब हिंदी का प्रयोग काफी हद तक होने लगा है। और उत्तर पूर्व में रहते हुए मैंने अनुभव किया कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में उत्तर पूर्व में विकसित हो चुकी है। जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, यहाँ कम से कम 8-10 अलग अलग जनजातियों के लोग रहते होंगे, लेकिन बहुत ही सहजता से वो अपने बीच में हिंदी का उपयोग करते हैं। और इसके पहले मैं असम विश्वविद्यालय के सिलचर कैंपस में जब था, वो साउथ असम का एरिया है, उस इलाके में बच्चे भी आसपास की बातचीत का जो तरीका है वो हिंदी उनके लिए संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी। और साउथ एशिया के अलग अलग देशों में भी, दक्षिण एशिया के, आप भूटान जाएं, बांग्लादेश जाएं या पाकिस्तान जाएं, आप टूटी फूटी हिंदी से वहां भी काम चला सकते हैं। और बॉलीवुड का जो प्रचार है, रूस हो या अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, दूर दूर के देशों में भी हिंदी के प्रयोगता पड़े हैं। उन इलाकों को छोड़ दीजिए जहाँ गिरमिटिया से जो लोग जुड़े हुए थे, वो लोग जो जहाँ रहे, यानी फिजी या मॉरिशस जैसे देशों को तो आप काउंट करेंगे ही। इसके अलावा ऐसे भी देश जहाँ हिंदी मातृभाषा बोलने वाले लोग कम है, वहां पे भी हिंदी का प्रयोग काफी हो रहा है। और दुनिया भर के लगभग मुझे लगता है कि 150 विश्वविद्यालयों के आसपास ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी किसी न किसी रूप में जिनसे जुड़ी हुई। तो हिंदी की एक वैश्विक पहुंच है, और इस वैश्विक पहुंच में बाजार की भी भूमिका है और हिंदी का अपना सामर्थ्य भी है। लेकिन बाजार की इस भूमिका के रूप को समझने के क्रम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मुगालते में नहीं आ जाना चाहिए, इस खुशफहमी में नहीं आ जाना चाहिए कि हिंदी का बहुआयामी या चहुओर विकास ही हो रहा है। एक भाषा के रूप में, एक संपर्क की भाषा के रूप में विकसित होने का मतलब नहीं है कि हिंदी ज्ञान की भाषा भी बन गई है, हिंदी अध्ययन अध्यापन की भाषा भी बन गई है, या कोई भी मातृभाषा हिंदुस्तान की इस स्थिति में आ गई। तो ये समझने की जरूरत है कि खुशफहमी केवल अपनी संख्या बढ़ाने से नहीं जोड़नी चाहिए, और संख्या बढ़ाना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। सभी मातृभाषाओं को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ज्ञान की भाषा के रूप में अपनी मातृभाषाओं का विकास कितना कर चुके हैं या कितना हमने नहीं किया। बाजार में भी अगर आप देखें कि मार्केट की भाषा के रूप में हिंदी के विकास के कई कारण हैं। बाजार में हिंदी विकसित इसलिए हुई कि जो रजनी कोठारी कहते हैं कि बाजार सूचना और संचार तंत्रों के माध्यम से बाजारोपयोगी भाषा में अपना काम करता है, अपना प्रचार तंत्र चलाता है। तो अंग्रेजी दुनिया भर में इसीलिए फली फूली क्योंकि बाजार के लिए वो बहुत उपयोगी है। और हिंदुस्तान में हिंदी के फलने फूलने का एक बड़ा कारण उसका बाजारोपयोगी होना है। लेकिन हिंदी जब हम कहते हैं तो हिंदी का मतलब हिंदी प्रदेश की एकमात्र भाषा के संदर्भ में ले लेना ठीक नहीं है। हिंदी प्रदेश में कई और मातृभाषाएं हैं जिन मातृभाषाओं ने हिंदी के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदी प्रदेश की जातीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ, कोई संदेह नहीं है इसमें। पर इस जातीय भाषा के बनने की प्रक्रिया में अवधी हो, ब्रज हो, छत्तीसगढ़ी हो
बघेली हो, बुंदेली हो, कुमायूनी हो, तमाम ऐसी मातृभाषाएं हैं जिनके शब्द संपदा से हिंदी समृद्ध हुई और इस स्थिति में पहुंची है। लेकिन जब आप इन मातृभाषाओं की स्थिति देखेंगे तो आपको ये कष्ट होगा कि इनमें से कई मातृभाषाएं ऐसी हैं जो मृत्यु की कगार पे हैं। देश में अलग अलग जगहों पे ये स्थिति हो रही है और वैश्वीकरण के कारण बड़े पैमाने पे ये हो रहा है कि जो भाषाएं बाजार की उपयोगी नहीं साबित हो रही हैं, उनके मृत्यु में बाजार का फायदा है, क्योंकि बाजार एक किस्म का समरूपीकरण चाहता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक तरह की भाषा या एक तरह का रहन सहन, एक तरह की संस्कृति, एक तरह के कपड़े का प्रयोग करेंगे तो बाजार के लिए आसानी होती है। इस लिहाज से सिर्फ हिंदी के विकास के बारे में या हिंदी की प्रगति के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा अगर हम साथ में इन मातृभाषाओं की स्थिति के बारे में सचेत नहीं हुए। तो एक तो बाजार की, कुल मिला के मैं अभी तक जो ये कहना चाह रहा था वो ये कि बाजार की भाषा के रूप में या संख्या बल बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हिंदी ज्ञान की भाषा हो गई है या कोई भी मातृभाषा ज्ञान की भाषा हो गई। हमारे ज्ञान की भाषा के रूप में अधिकांशतः हमारे देश में हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रदेश से बिलोंग करते हो। पहली स्थिति ये। दूसरी स्थिति ये कि सिर्फ हिंदी के बारे में सोचने से नहीं होगा, जो भी मातृभाषाएं हैं उनके विकास के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि हमारी सारी मातृभाषाएं, वो आप तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, हिंदी हो या हिंदी क्षेत्र की दूसरी मातृभाषाएं हैं, उनकी शब्द संपदा, उनकी वाक्य संरचना, उनका व्याकरण, सब कुछ इतना समृद्ध है कि अपनी मातृभाषाओं में अध्ययन अध्यापन का पूरा सामर्थ्य हमारे पास है। तो हमें उस लिहाज से सोचने की जरूरत है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में मातृभाषाओं की अवस्थिति बहुत आकर्षक नहीं जान पड़ती। विश्वविद्यालय में रहते हुए पिछले 10-11 साल से पढ़ाते हुए अगर हिंदी में एक चिट्ठी भी मैं भेज दूं, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में हूँ, तो मुझे मालूम है कि उसके साथ क्या क्या स्थितियां हो सकती। वो हो सकता है पहले राजभाषा विभाग में भेजा जाए, उसके बारे में टीका टिप्पणी हो, उसके बाद हो सकता है उसके अर्थ गलत संप्रेषित हो जाएं, और जिस उद्देश्य से मैंने चिट्ठी लिखी वो काम पूरा होने में ही लगभग 10 दिन की देरी हो जाए। एक विश्वविद्यालय में रहते हुए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहते हुए मेरा यह अनुभव है कि प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जब तक अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में मातृभाषाएं नहीं होंगी तो इन प्रयासों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आप हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए और आज भी हालत ये है कि इस देश में जब न्याय मिलता है तो जिसे न्याय जिसके बारे में निर्णय दिया जा रहा है, जिसके बारे में जज साहब निर्णय देते हैं, उस व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता है कि उसके बारे में क्या निर्णय दिया गया। और यूपीएससी जैसी संस्थाओं में आप देखेंगे कि लगातार जो मातृभाषाओं के लोग थे, जो मातृभाषाओं से जुड़े हुए थे, जो उस भाषा में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आते रहे थे, उनकी संख्या घटते हुए बहुत नीचे आ गई है और लगातार पिछले 10 वर्ष में ये घट रहा है। तो इन सारी स्थितियों का संबंध उच्च अध्ययन से है और ई सामग्री के बारे में बहस करके बहुत फायदा नहीं होगा अगर हम बुनियादी रूप से इन स्थितियों को बदलने की कोशिश मातृभाषा में के संदर्भ में नहीं करते हैं। वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें, केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में इतने न जाने कितने देश हैं आज के अंग्रेजी के इस दबदबे के दौर में भी, दुनिया भर में न जाने कितने देश हैं जो अपनी मातृभाषाओं में सारा काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो भाषाओं को लेके जो वैरायटी है, चीन में भी उसी तरह की वैरायटी, लेकिन चीन अपनी मातृभाषाओं में ही सारा काम कर रहा है, जापान अपनी मातृभाषाओं में काम कर रहा है, रूस अपनी मातृभाषाओं में काम कर रहा है। इंग्लैंड से जुड़े हुए जो देश हैं, आप चाहे जर्मनी जाएं, चाहे फ्रांस जाएं,
ये देश अपनी मातृभाषाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है, जब हम वैश्विक स्तर से तुलना करते हैं तो इस पीड़ा से ग्रस्त होते हैं कि हम अपनी मातृभाषाओं का विकास नहीं कर रहे हैं। दुखद तो ये है कि भाषाई राजनीति अपने चरम पे है। एक ही इलाके में भाषाओं को लड़वाने का काम, आपसी द्वंद्व पैदा करने का काम, ये सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही हैं। लेकिन संवेद रूप से इतनी समृद्ध भाषाओं और उनकी संस्कृतियों की रक्षा के लिए जो प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास उचित संदर्भ में नहीं दिखाई देते। औपनिवेशिक चेतना का एक जबरदस्त दुष्प्रभाव दिखाई देता है कि उपनिवेशवाद खत्म हो गया, लेकिन वो चेतना अभी भी काबिज है। अभी भी एक उच्चता बोध अंग्रेजी बोलने और उसका प्रयोग करने वाले लोगों से एक उच्चता बोध जुड़ी हुई है, जबकि कहीं से भी भाषा का उच्चता बोध से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन भाषा का एक वर्गीय चरित्र बना दिया गया है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी से है, ये हिंदुस्तान में काफी समय से रहा है कि जनता की भाषा और सत्ता की भाषा में एक फर्क आपको दिखाई देगा। मुगल काल में तुर्क थे मुगल, लेकिन फारसी उनके शासन की भाषा थी। फारसी एक लंबे समय तक राइज रही, काबिज रही हिंदुस्तान में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सत्ता चले जाने के बाद भी 1837 तक मुझे लगता है कि फारसी जो है वो शासन की भाषा बनी रही। इस देश के किसी नागरिक का फारसी से, भारत से जो लोग आए उनका भी, जो उस इलाके से आए, वो भी इस देश की संस्कृति में रच बस गए। तो फारसी मातृभाषा न होने के बावजूद फारसी इतने दिन तक काबिज रही, और उसके बाद फारसी दा उर्दू काबिज हुई। उर्दू अपनी भाषा है, अपने जनसमाज की भाषा है, लेकिन उसका जब फारसी दा पुट हो जाए या हिंदी में बहुत संस्कृत डाल दिया जाए तो उसका जो नुकसान होता है वो आप देखेंगे कि वो भी बना रहा। और उसके बाद अंग्रेजी का दबदबा हिंदुस्तान में बन गया, और आजादी मिलने के बाद भी उस दबदबे से हम लोग मुक्त नहीं हो पाए। तो औपनिवेशिक चेतना का एक दुष्प्रभाव, एक उच्चता बोध और सत्ता और जनता की भाषा में एक फर्क, ये लगातार दिखाई देता है। तो जब तक ज्ञान की भाषा के रूप में मातृभाषाओं का बड़े पैमाने पे हम उपयोग शुरू नहीं करेंगे, तब तक उच्च अध्ययन की प्रक्रिया में ई सामग्री की बातचीत करना या उसके विकास की बातचीत करना ये बेमानी साबित होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही जो एक बड़ा परिवर्तन आप अगर मातृभाषाओं के संदर्भ में जो निजी विद्यालय या विश्वविद्यालय हैं उन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब बच्चा, विद्यार्थी जो है स्कूलों में ही अपनी मातृभाषा में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका अध्ययन नहीं हो पा रहा है, और स्कूल इस मानसिकता से ग्रस्त है कि उन्हें बच्चे को जितना अंग्रेजी हो सके बस वही सिखा देना है, और तमाम स्कूलों में इस चीज पे पनिशमेंट मिल जाता है कि आपने अंग्रेजी छोड़ के दूसरी भाषा में क्यों बातचीत की। और उत्तर प्रदेश में 10 लाख के आसपास विद्यार्थी जो है हिंदी में फेल कर गए। तो इन निजी विद्यालयों या विश्वविद्यालयों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मातृभाषाओं को जब आप उपयोग में ही नहीं लाएंगे तो उच्च अध्ययन में उनकी स्थिति मजबूत कैसे होगी। निजी विश्वविद्यालय जो हैं, जो भी नए विश्वविद्यालय खुले हैं, आप किसी भी विश्वविद्यालय को देख लीजिए जो निजी है, और आप सर्च करिए कि कितने विश्वविद्यालयों में मातृभाषाओं का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, कहाँ पे कन्नड़ा, तेलुगु या हिंदी पढ़ाई जा रही है, किन जगहों पे। केवल वही विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो मुनाफा कमाने में आपका सहयोग करें, या जिनका एक अंग्रेजी के माध्यम से जिनके अध्ययन अध्यापन की स्थिति बन चुकी है। लेकिन हिंदी, वो चाहे आप अशोका यूनिवर्सिटी हो, चाहे जिंदल हो, या जो भी नए विश्वविद्यालय खुले हैं, आप समझिए कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, मातृभाषाओं
कि अध्ययन अध्यापन की स्थिति भी खराब होती जाएगी और इसके फलस्वरूप अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से, क्योंकि सारी जो संस्कृति होती है वो भाषा में निवास करती है, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, कलाएं हो, तो उनसे आप कटते जाएंगे और ये स्थिति लगातार बनती जाएगी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय भी, ये निजी विद्यालय भी समरूपीकरण की भावना से संचालित होते हैं, उसी मानसिकता से संचालित होते हैं। तो इन सारी चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे कि मुनाफे की वृत्ति से भाषाओं का संबंध नहीं हो सकता, साहित्य का संबंध मुनाफे की वृत्ति से नहीं हो सकता, जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक हम इन स्थितियों में बदलाव नहीं ला सकते। मैं कुछ अभी सामग्री में प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ और इस सामग्री में प्रवेश करते हुए मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थी और शोधार्थी जब इन्हीं सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जिस पृष्ठभूमि की जो मैं अभी तक चर्चा कर रहा था, उस पृष्ठभूमि का क्या असर उनके ऊपर पड़ता है। निष्कर्षतः मैं इस जगह पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि ई सामग्री का उपयोग या प्रयोग सिर्फ हिंदी भाषा के संदर्भ में जानने से, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं आप में से जो लोग भी, वो सिर्फ ये जान लें कि हिंदी में ई रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करना है तो बात नहीं बनेगी। इस पूरी प्रक्रिया को हमारे लिए समझना जरूरी है, जो जिसकी चर्चा एक पृष्ठभूमि के रूप में मैंने की। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि जिस स्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो क्या है। 1 मिनट मुझे दीजिए, बस मैं स्क्रीन शेयर करूं। ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? आप में से अगर कोई जानकारी दे सकता है? हाँ जी सर, हाँ जी दिख रहा है सर। ठीक है, मैं इसे फुल स्क्रीन करूं या इतने से काम चल जाएगा? सर कर दीजिए, अगर फुल स्क्रीन कर सकते हैं तो सबको अच्छे से दिख जाएगा सर। थैंक यू सर। ओके। तो पहली चीज जो विद्यार्थियों के संदर्भ में या शिक्षकों के संदर्भ में जहां से मैं शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदी में जो टाइपिंग है, जब आप ई रिसोर्सेज यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हमारी बुनियादी समस्या कहाँ से शुरू होती है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो टाइपिंग से ही शुरू हो जाती है। कंकड़ का काम ही इतना प्रॉब्लमेटिक है कि अभी 10 साल पहले तक और अभी भी हो, बारहा हो, यूनिकोड हो, अलग अलग तरीके से लोग टाइप करते हैं। इंस्क्रिप्ट पैटर्न में कोई टाइप करता है, कोई रेमिंगटन पैटर्न में टाइप करता है, और इन अलग अलग पैटर्न्स का असर ये होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सामग्री पहुंचती है, तो ऐसे ढेरों कंप्यूटर है जहाँ कृतिदेव अपलोड ही नहीं होता है या 12 पैटर्न अपलोड नहीं होता है, और यूनिकोड इधर शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोग पहले से कृतिदेव में ट्रेंड हो चुके थे और वो कृतिदेव के टाइपिंग का पैटर्न जो है वो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट में जो इनबिल्ट टाइपिंग आती है यूनिकोड की, उस इनबिल्ट टाइपिंग से अलग थी। तो हमारे ही जनरेशन के जो ऊपर के शिक्षक हैं, आज से 10 साल पहले के जो शिक्षक हैं, उनका सारा प्रैक्टिस कृतिदेव में, और फिर ये पैटर्न यूनिकोड का हो, और इस सामग्री से उसमें कन्वर्ट करने में इतनी दिक्कत आती है लोगों को कि विद्यार्थी कई बार हमें या शिक्षक कई बार फोटो खींच के या पीडीएफ बना के भेज देते हैं, जिसमें हम एडिटिंग का काम, संपादन का काम, उसे परिवर्तित करने का काम नहीं कर पाते। अब इस वैविध्य का बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सीधे सीधे आप देखिए कि अंग्रेजी से जब आप इसे तुलना करते हैं तो अंग्रेजी एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न है अंग्रेजी के पास,
आप इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में चीजें जाएं या इंटरनेट से आपने कॉपी किया, डाउनलोड किया, कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हिंदी में इस वैविध्य का बहुत अधिक दुष्प्रभाव हुआ और एक यूनिफॉर्मिटी अभी तक बिल्ड नहीं हो पाई। जो अच्छी चीज है वो ये कि जब से माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट डेवलप किया टाइपिंग का ये पैटर्न और उससे विकसित करने की कोशिश की, तो एक किस्म का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ढेर सारे हिंदी के प्रयोक्ता, हिंदी का उपयोग करने वाले धीमे धीमे यूनिकोड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राजभाषा आयोग का भी लगातार ये प्रयास रहा है कि लोग अब यूनिकोड को पूरी तरह अपना ले। ये जो आप टाइपिंग देख रहे हैं ये एरियल यूनिकोड की टाइपिंग है और इसका विकास अभी हिंदी में हो रहा है। कृतिदेव के प्रभाव से जो पुराना पैटर्न है उससे अभी तक लोग मुक्त नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक है, आपको ये बताने में मुझे एक किस्म का दुख और पीड़ा हो रही है कि इस पैटर्न में भी अगर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना हो या क्वेश्चन मार्क देना हो तो अभी तक हमें संघर्ष करना पड़ता है कि क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए भी हमें सिंबल्स में जाना पड़ता है। इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे, निकालेंगे, फिर या आप अंग्रेजी में शिफ्ट करिए फिर आप उसे करिए। तो ये अवस्थिति अभी तक बनी हुई है। तो यूनिकोड की उपयोगिता बढ़ी है, माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ट टाइपिंग जो है उसमें यूनिकोड और इनस्क्रिप्ट की उपयोगिता बढ़ी है, लेकिन अभी भी ढेर सारी समस्याएं कंकण के क्षेत्र में, टाइपिंग के क्षेत्र में मौजूद है और इसका असर विद्यार्थियों और शिक्षकों पे बहुत अधिक पड़ता है। टाइपिंग में एक अच्छी चीज जो हुई है, जो एंड्रॉयड ऐप आप यूज कर रहे हैं या दूसरे कई ऐसे सॉफ्टवेयर अब डेवलप हो चुके हैं जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट का अच्छा विकास हो चुका है और गूगल ने भी इसका विकास किया है और एक लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है dictation.io, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और ये जैसा आप बोलते हैं वैसा टाइप करने में काफी हद तक ये पैटर्न्स हमारी मदद करते हैं। जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था कृतिदेव और यूनिकोड के प्रयोग का, तो ढेर सारे लोग जो हिंदी का उपयोग करते हैं वो ये नहीं जानते कि अच्छे कन्वर्टर अभी आ चुके हैं। देखिए कई सारे कन्वर्टर हैं, कन्वर्टर के उपयोग के ढेर सारी समस्याएं हैं। कन्वर्टर का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इंग्लिश के प्रयोग करने वाले जिससे परेशान नहीं होते हैं, जो हिंदी में होता है कि अगर आप कृतिदेव आपने यूज कर दिया है या और आप उसे कन्वर्ट करके यूनिकोड में लाना चाहते हैं या आपने यूनिकोड यूज कर दिया उसे कन्वर्ट करके आप कृतिदेव में लाना चाहते हैं, तो कई कन्वर्टर अवेलेबल होने के बावजूद हम सबका उपयोग नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि जैसे ही आप कन्वर्ट करके किसी फाइल को आप डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो दिक्कत ये आती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके वो फाइल डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं शब्द दूसरे रूप में दिखाई देने लगते हैं, शब्दों का आकार प्रकार बदल जाता है, आप एडिट करते हैं तो फाइल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी स्थितियां बनी रहती है। तो कन्वर्टर के उपयोग की भी ढेर सारी समस्याएं हैं। ये समस्या लगातार हमारे विद्यार्थी या हमारे शिक्षक फेस करते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी तक मेरे ऐसे मित्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दूसरी जगहों पे हैं जो अपनी फाइल कन्वर्ट करने के लिए मुझे भेज देते हैं कि उन्हें फाइल कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही। तो ये जो कन्वर्जन की समस्या है, इसके लिए दो अच्छे वेबसाइट जो मुझे लगते हैं जहां से आप अगर यूज करें तो काफी हद तक सॉल्व हो जाता है, वो है राजभाषा .net का जो कन्वर्टर जिसका मैंने लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, इस कन्वर्टर का आप उपयोग करेंगे तो काफी मदद मिलती है। दूसरा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने अपना एक कन्वर्टर तैयार करके रखा। इससे अगर आप कन्वर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चीजों को डालते हैं तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है ज्यादा। तो ये एक टेक्निकल चीज है जो आप में से जो भी हिंदी का उपयोग करने वाले हैं इसे ध्यान में रखें तो बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विशेषज्ञ हैं श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी,
जो पूर्व मैनेजर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर शाखा के, इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक कार्यशाला का आयोजन किया था, और उस कार्यशाला में इन्होंने लंबा 2 घंटे का भाषण दिया, और मुझे ये लग रहा था कि बोलते इनके पास इतनी तैयारी है देवनागरी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हिंदी का जो यूनिकोड है उसको लेके जो इनकी तैयारी थी। आप लोग चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं जो इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ओपी अग्रवाल का ईमेल आईडी मैंने आपको नीचे दिया है, और जो हमारे लिए उन्होंने वक्तव्य रखा था वो वक्तव्य का यूट्यूब लिंक भी मैंने आपको दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरी फाइल है ये आप सब लोगों तक पहुंच जाए। मैं इसे कोशिश करूंगा कि मेल कर दूं आपके जो भी आयोजक हैं। और शिवम प्रकाश जी से आप संपर्क करेंगे तो वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप गए तो आप अपनी समस्याएं वहां रख सकते हैं और समाधान का पूरा मौका आपको वहां से मिलेगा निश्चित रूप से। तो आप जैसे ही, अब देखिए ये 2 चीजों जिनकी मैंने चर्चा की कि कंकड़ के प्रयोग के साथ ही, टाइपिंग के साथ ही हमारे यहाँ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और अब आप इसको उस पृष्ठभूमि से जोड़िए जो पृष्ठभूमि की चर्चा मैंने की, ये सारी चीजें उस पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। अगर आप भाषाओं के अध्ययन अध्यापन के प्रति सतर्क नहीं होंगे तो ई सामग्री एक्सेस करने या उसका उपयोग करने लोगों को बहुत बुनियादी स्तरों पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस लिंक में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप देखिए कि हमारे ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं जो उच्च अध्ययन में आते हैं, अपने उत्तर पूर्व के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनका संबंध गांव से है, वो अभी भी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी एक्सेस करने के बुनियादी स्थितियों में होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभिजात वर्गीय नहीं होते, जो एलिट सिस्टम से नहीं आते। उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो उस व्यवहार में ही एडजस्ट नहीं कर पाते, और सामंती संस्कृति से मुक्ति का प्रयास लगातार जो लड़कियां गांव से उठ के आती हैं, उनमें आप लगातार सामंती संस्कृति से मुक्ति के उपक्रम के प्रयास ही आप देखते हैं। तो जब हम इन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो इन विद्यार्थियों के 6 महीने साल भर आप ई सामग्री या इंटरनेट तक ले जाने की बात दूर, हमें उन बुनियादी परिवर्तनों को जन्म देना पड़ता है जिससे वो अपने आप को हीनता ग्रंथि से उबार सकें, और जो अंग्रेजी के साथ एक भाषाई उच्चता बोध जुड़ा हुआ है उस भाषाई उच्चता बोध से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो जब वो इस हीनता ग्रंथि से बाहर आते हैं तब ये स्थितियां पैदा होती हैं कि हम उन्हें ई सामग्री तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर सकें, उन दूसरी तैयारियों तक ले जा सकें जिससे वो ई सामग्री का उपयोग कर सकें। यानी शोध और अध्यापन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने मात्र में ही हमारा बड़ा लंबा समय चला जाता है। यानी अगर हम पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं या अचानक से कोई रिसर्चर मेरे अंडर में आ गया तो 1 साल के आसपास तो मुझे उससे टाइपिंग की प्रक्रिया उसमें दुरुस्त करने में मुझे लग जाती है, और एक बड़ा समय लग जाता है विद्यार्थियों को सामंती संस्कृति से मुक्त करने में, उच्चता बोध के कारण जो हीनता ग्रंथि पैदा हुई है उससे मुक्त करने में, उन्हें दूसरे तरह की उन सुविधाओं को एक्सेस करवाने की जो मदद है वो पहुंचाने में ही बहुत लंबा समय हमारा लग जाता है। अब हम और गहरे प्रवेश करते हैं। ये एक पृष्ठभूमि के रूप में जो चीजें आपने देखी, उसके बाद अब हम ये देखें कि जो आगे का जो अध्ययन है, जो टीचर्स का, रिसर्चर्स का जो अध्ययन है, उसमें हम कैसे चीजों का उपयोग कर सकते हैं। मेरा अपना काम जो एमफिल या पीएचडी का था उसमें अभिलेखागारीय शोध जो है, जो आर्काइवल रिसर्च आप जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आर्काइवल रिसर्च की बहुत ज्यादा गुंजाइश थी। हिंदी की जो सामग्री है जो आर्काइव्स में होनी चाहिए उसे लेकर काफी दुर्दशा रही है, और अभी भी ढेर सारी ऐसी सामग्री हिंदी की जगह जगह पड़ी हुई है
जो आर्काइव्स में नहीं पहुंची। जो देश की पुरानी पुस्तकालयों में तो है, जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरी है या नागरिक विचारणी सभा जो बनारस में स्थित है। नागरिक विचारणी सभा या खुदाबख्श लाइब्रेरी के पास तमाम ऐसी सामग्री हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं पुरानी 19th सेंचुरी की, जिनका अभी तक डिजिटाइजेशन, वो डिजिटल फॉर्म में अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं अपने रिसर्च के सिलसिले में राष्ट्रीय पुस्तकालय के रेयर बुक कलेक्शन का मैंने काफी उपयोग किया। कंपनी राज और हिंदी पे जो काम मैं कर रहा था 1800 से 1850 के दौर के बीच के, तो उस दौर की काफी सामग्री राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है उसके रेयर बुक कलेक्शन में है, या एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, या तीन मूर्ति में है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय या एशियाटिक सोसाइटी की सामग्री अभी तक उसका डिजिटलीकरण नहीं हुआ। इस कार्य को करते वक्त लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले नेशनल आर्काइव्स में मैंने लंबा समय गुजारा और उस वक्त तक वो सामग्री नेशनल आर्काइव्स ने भी उसका डिजिटलीकरण नहीं किया था। लेकिन अभी हालिया मैंने ये देखा कि www.abhilekh.patal-patal.in इसको तैयार करके राष्ट्रीय अभिलेखागार ने हिंदी की एक अच्छी खासी सामग्री जो उनके पास थी, राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास बहुत सारी सामग्री अलग अलग जगहों से पहुंची, जैसे टिप्पू सुल्तान की लाइब्रेरी से बहुत सारी सामग्री ऐसी थी पुरानी जो राष्ट्रीय अभिलेखागार पहुंची थी। फोर्ट विलियम कॉलेज या ऐसे जो पुराने संस्थान थे 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के, वहां से सामग्री राष्ट्रीय अभिलेखागार पहुंची थी। उन सामग्री का अभी कुछ हद तक डिजिटलाइजेशन हुआ है, हिंदी और दूसरी ऐसी ही गैर अंग्रेजी भाषाओं का, जो आप abhilekh.patal-patal.in पे देख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय और एशियाटिक सोसाइटी से अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। तीन मूर्ति पुस्तकालय ने कुछ हद तक ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई है जो पुरानी पत्र पत्रिकाएं हिंदी की रेनेसांस पीरियड की हैं, जो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की है। उस सामग्री का उपयोग आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन जो सामग्री यहाँ से इंडिया ऑफिस पुस्तकालय, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन चली गई, उसको हिंदी का जो विद्यार्थी है, शोधार्थी है, जिसकी सारी ट्रेनिंग हिंदी में हुई है, उसे एक्सेस करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुनः जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे ही आप ये जो टंकण में या इन सामग्री का उपयोग जब हमें करना होता है तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, वैसे ही पीडीएफ से वर्ड अगर आप देवनागरी का कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप पीडीएफ से वर्ड अगर अंग्रेजी का कन्वर्ट करते हैं तो समस्याएं नहीं आती हैं। ऑनलाइन आपको ढेर सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप हिंदी का करते हैं, फॉन्ट गड़बड़ होने लगते हैं, पैटर्न गड़बड़ होने लगता है। तो उन समस्याओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम आप अभिलेखागारीय शोध कर रहे हैं कि इन्हें हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छी सामग्री, बहुत सुखद है कि गूगल बुक्स ने एक बहुत बड़े पैमाने पे 19th सेंचुरी की या उससे पहले की सामग्री का भी को भी अपने पोर्टल पे उपलब्ध कराया, अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कराया। और जो पुरानी किताबें आप डाउनलोड भी कर सकते थे, मैंने सैकड़ों की संख्या में उस बीच किताबें डाउनलोड की थी जो गूगल बुक्स ने प्रोवाइड की थी। और archive.com ने भी बड़े पैमाने पे चीजों को मुहैया कराया है। लेकिन इसके बाद भी जो मेरा अभिलेखागारीय शोध के बारे में आपसे कहना है वो यही कि अभी भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक उन समस्याओं के बारे में जिसकी पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अगर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अब आते हैं पुस्तकालय में जो ई सामग्री उपलब्ध होती है उसके प्रयोग की समस्याओं। ये जितने भी ओपैक तैयार होते हैं लाइब्रेरीज के, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमेशा अंग्रेजी दृष्टिकोण से ही तैयार किए जाते हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी के ओपैक में अगर देवनागरी में आप टाइप कर दीजिए तो सामग्री सिमट के बहुत कम हो जाती है, माने हजारों की संख्या में कम हो जाती है। अगर आप epuस्तकालय.com का लिंक मैंने नीचे दिया है,
पुस्तकालय.com के लिंक पे अगर आप हिंदी में देवनागरी में टाइप करेंगे तो आपको 16,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, और वही आप अगर इंग्लिश में टाइप कर देंगे तो आपको 76,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। ये अंतर है, सेम शब्द का लिपि मात्र बदल देने से ये अंतर है, जबकि ये तैयार एक्सेस है, वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा के उपयोग करने वाले लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मातृभाषाओं के लोग भी करेंगे। तो इस लेवल से दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी आप ये आइटम सर्च कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि दोनों लिपियों में उसे आप सर्च करिए, तब आप ज्यादा से ज्यादा सामग्री आपकी रिसोर्सेज निकाल पाते हैं। और इसके साथ ही चूंकि जो ट्रेंड लोग हैं जो ये ओपैक तैयार कर रहे हैं या जो पुस्तकालय की सामग्री तैयार कर रहे हैं, उनकी दिक्कत ये होती है कि उनकी ट्रेनिंग मातृभाषाओं में ठीक नहीं होती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आपको एक लेखक का नाम टाइप करना है तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामविलास शर्मा का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप रामचंद्र को 5 अलग अलग तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक के साथ टाइप करके डालेंगे, तब आपको रामचंद्र शुक्ल की सारी सामग्री मिलेगी, जिसका सामना ज्यादातर अंग्रेजी में नहीं करना पड़ता। तो ये रिसोर्सेज आप किसी पोर्टल पे ढूंढ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि एक नाम डाल दिया काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझ के डिलिबरेटली करना होगा, और डिलिबरेटली करके आपको अलग अलग तरीके से टाइप करना होगा, तब आपको ये सामग्री ठीक से निकल के आती है। और आप ये तो, और आप अगर यहाँ से निकल के गैर हिंदी प्रदेश में पहुंच गए, यानी नॉर्थ ईस्ट आ गए, तो वहां तो आपको वहां के फोनेटिक्स के हिसाब से, आप बंगाल में हैं या उत्तर पूर्व में हैं, तो वहां की हिंदी का जैसा प्रयोग होता है, जिस तरह से हिंदी वहां परिवर्तित होती है, हिंदी को आपको वैसे परिवर्तित करके आपको टाइप करना पड़ेगा, तब आपको ओपैक से सामग्री निकल के आती है। यानी रामचंद्र आप टाइप कर रहे हैं तो आपको रामचंद्रो भी करना होगा, DRO भी टाइप करना होगा, तब आपको सामग्री निकल के आएगी। तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं जो पुस्तकालयों में ओपैक एक्सेस करते वक्त होती है हमारे यहाँ। और हिंदी की जो बड़ी सामग्री इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन चली गई या दूसरी जगहों पे चली गई, वो हिंदी के ही विद्यार्थी। तो एक यूनिफॉर्म पद्धति की बहुत जरूरत है कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे चीजें हो। जब तक जिस तरीके से इंग्लिश में एक यूनिफॉर्म पैटर्न है सारे पुस्तकालयों में, वैसा पैटर्न अगर देश भर में ध्यान देकर, सरकारें ध्यान देकर अगर ये काम नहीं करती हैं, तो जो दिन हम लोग देखना चाह रहे हैं वो दिन बहुत दूर है। एक से खैर, इसके बाद भी पुनः ये अच्छी खबर है कि NDLI और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और ई पुस्तकालय की वजह से एक बहुत बड़ी सामग्री हिंदी में उपलब्ध है। आप ई पुस्तकालय पे जाइए और उसका उपयोग करिए। मैं लिंक पे क्लिक करके आपको वहां तक नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 दिन में आप लोग ये सब काफी देख चुके हैं। मैं इसे भेज दूंगा, आप लोग बाद में इसे लिंक पर देखिए। अब आते हैं क्रम से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिलेखागारी सामग्री और पुस्तकालयों के बाद आप अगर शोध जर्नल, अगर आप हिंदी के शोध जर्नल में रुचि रखते हैं, तो हिंदी के में पैटर्न, चूंकि अभी तक अगर टाइपिंग का पैटर्न विकसित नहीं हुआ, एक पैटर्न अगर इस तरह से डेवलप नहीं हुआ है कि यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ सके, तो उसका असर ये है कि अभी भी बहुत शोध जर्नल ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। ढेर सारे ऐसे रिसर्च जर्नल हैं जो इंटरनेट पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। हिंदी का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल है आलोचना, राजकमल प्रकाशन जिसे छापता है, अभी तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, या वसुधा, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। आप महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में जाइए, आप JNU तक के जर्नल में, जो जर्नल सेक्शन है उनका, जो पी सेक्शन है जिसमें आप जाते हैं, मैं ढूंढता रह गया हजारों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आपके पास जर्नल्स हैं और लाखों की संख्या में पेपर्स।
हजारों की संख्या में जर्नल होने के बावजूद एक हिंदी का ई रिसर्च जर्नल जेएनयू के जो ओपन एक्सेस है, जो उसका ई कंटेंट वाला जो जहाँ सामग्री है वहां पे मुझे प्राप्त नहीं हुई। अब हम खुश हो सकते हैं कि बाजार की भाषा के रूप में हिंदी ने इतना विकास कर लिया, हम खुश हो सकते हैं कि हम संख्या बढ़ गई, लेकिन इस पे दुखी भी होना चाहिए कि देश का जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसके इस सामग्री में हिंदी का एक भी जर्नल अवेलेबल नहीं है। और जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, जो पीयर रिव्यूड तरीका है, जो अंग्रेजी में बहुत बड़े पैमाने पे फल फूल रहा है, वो पीयर रिव्यूड तरीका, पूर्व समीक्षित तरीका विकसित नहीं हो पाएगा। उसका जो पैटर्न है, जो इम्पैक्ट फैक्टर से जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, वो सारी चीजें विकसित करने के लिए पहले इस पूरी पृष्ठभूमि को बदलने की जरूरत है। सीएसडीएस ने अपना जर्नल लॉन्च किया है प्रतिमान, जो बहुत अच्छे से पूर्व समीक्षित है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आप जे स्टोर हो, स्प्रिंगर हो, म्यूज जैसे प्रोजेक्ट जो जो बड़े प्रोजेक्ट बन चुके हैं दुनिया भर में, और जिसपे एकदम भर भर के सामग्री और रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, हिंदी का रिसर्च करने के लिए मुझे जे स्टोर और म्यूज का सहारा लेते रहना पड़ता है, क्योंकि सामग्री सारी वही है। वैसी कोई परिकल्पना मातृभाषाओं में या हिंदी भाषा में तैयार करना कोसों दूर है। आप जो प्रयास ईसोत सिंधु या ऐसे जो दूसरे प्रयास दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो सही सामग्री है उसे उपलब्ध कराने में अभी कई वर्षों का हमें रास्ता तय करना है। इस एक लिंक से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। ये लिंक जो है वो नॉटनल का एक वेबसाइट है। ज्यादा दिन इस वेबसाइट को लॉन्च हुए नहीं हुआ। मैं एक बार आपको इस वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर जरा चेंज करने की कोशिश करूँ। एक सेकेंड। आप लोगों को नॉटनल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। तो नॉटनल के आप स्क्रीन पे देखिए, ये ज्यादा दिन इस प्रयास को नहीं हुए, मुझे लगता है कुछ ही वर्ष हुए, और इन्होंने बड़े पैमाने पर जो जिस सामग्री की मैं बात कर रहा था पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में, वो महत्वपूर्ण सामग्री आपको यहाँ बहुत कम खर्चे में उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, इसमें पाखी है, बनास, लमही, पक्षधर, परिकथा, नया ज्ञानोदय, हंस, आकार और ऐसी न जाने कितने, जो लेफ्ट सेक्शन में जो ढेर सारी अलग अलग खंड बने हुए हैं, उस खंड की सामग्री अभी ये लोग जोड़ रहे हैं। इन्होंने प्रयास इस तरीके से किया कि ये हिंदी के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर हिंदी के शिक्षकों से इन्होंने संपर्क किया और उनसे ये कहा कि आपने अपना प्रिंटिंग की सामग्री तो आपने बड़े प्रकाशकों को दे के रखी है, लेकिन ई सामग्री का कॉपीराइट अभी भी आपके पास है, तो उसे ई बुक के रूप में पेश करने का कॉन्ट्रैक्ट आप हमें दीजिए। तो लोगों ने नॉटनल को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया और कई लेखकों की जो पुस्तकें दूसरे प्रकाशकों से छपी हैं वो नॉटनल की वेबसाइट पर भी आ गई हैं। अभी भी ये विकसित होने की स्थिति में है। आप ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें इस पे आ चुकी हैं। पत्रिकाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निश्चित रूप से आ चुकी हैं, लेकिन पुस्तकों के लिहाज से अभी भी इसे काफी समृद्ध होने की जरूरत है। इस दिशा में ये लोग प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न विश्वविद्यालय को ये 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। यानी अगर आप इनके ऊपर इन्हें 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए अगर आप इन्हें मुहैया कराएं
तो ये 3 लाख रुपए में अपनी सारी सामग्री एक्सेस करने का अधिकार विश्वविद्यालयों को देते हैं कुछ समय के लिए। फिर जैसे ही वो समय खत्म हो, आपको दोबारा इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको ये सामग्री मुहैया हो पाएगी। लेकिन पत्रिकाओं के लिहाज से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। नीचे आप और देख सकते हैं स्टडी मटेरियल और जो इंडियन लिटरेचर के संबंध में दूसरे जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भी इन्होंने चीजें मुहैया कराई। तो नॉटनल का एक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक JSTOR या म्यूज या इस तरह के प्रोजेक्ट हिंदी जो रिसर्च हुए हैं, हिंदी भाषा में हुए हैं, वो जब तक मुहैया ना हो पा रहे हो, तब तक पत्रिकाएं जो इस रूप में उपलब्ध है उनसे अगर आप लोग उपयोग करना चाहें तो इस वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिंक दिया है आपको ऐसी ढेर सारी पत्रिकाओं का जो मतलब सैकड़ों की संख्या में हिंदी में पत्रिकाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपको ई रिसोर्स के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं, उनमें से कुछ की चर्चा मैंने की है। ढेर सारी पत्रिकाएं निश्चित रूप से मैं छूट गई होंगी या भूल गई होंगी जिनको इस समय मुझे लिंक देने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप जैसे ही एक लिंक से आप जुड़ते जाएंगे आपको दूसरे पत्रिकाओं का लिंक या उसकी जानकारी मिलती जाएगी और नॉटनल आपको इसमें बहुत मदद कर सकता है। तो भारतीय भाषा परिषद ने एक बहुत अच्छी पत्रिका वो निकालते हैं जिसका नाम है वागर। आप अगर समकालीन कविताओं में, कहानियों में रुचि रखते हैं तो भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका वागर उपलब्ध है। वैसे ही प्रेमचंद ने अपने समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली थी, हंस। वो हंस बीच में बंद हुई, लेकिन दोबारा समय समय पर राजेंद्र यादव ने उसकी कमान संभाली बीच में, फिर दूसरे लोग अभी संभाल रहे हैं। तो हंस भी अपनी पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका है मधुमती, जिसका मैंने जिक्र किया है। जिनकी रुचि राजनीति में है या समकालीन राजनीतिक मुद्दों में है, और अगर आप रामशरण जोशी को या ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान को, अरुंधति रॉय को या इन लोगों को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो समयांतर पंकज बिष्ट द्वारा निकाले जाने वाली एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसमें आप इन समकालीन मुद्दों को विश्व के महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा किए गए काम को हिंदी में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अपूर्व जोशी की पत्रिका है पाखी। रमणिका गुप्ता फाउंडेशन एक चर्चित फाउंडेशन है जो युद्धरत आम आदमी के नाम से पत्रिका निकालता रहा है। आदिवासी साहित्य के संदर्भ में, आदिवासियों के भाषा और साहित्य के संदर्भ में इस फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आप में से जिनकी रुचि आदिवासी साहित्य में है और उससे जुड़ी सामग्री एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस लिंक से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। प्रगतिशील आंदोलन में जिनकी रुचि है, जो जनवादी राजनीति में, प्रगतिशील राजनीति में, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ या जन संस्कृति मंच जैसे लोग पक्षों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण मैगजीन है नया पथ, जो आप JLS इंडिया के इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप में से जो जिस रुचि का हो और जिस तरह की पत्रिका एक्सेस करना चाहता हो, उसके कुछ लिंक आपको मुहैया करा सकूं। इसी तरीके की एक वेबसाइट है समालोचन.blogspot.com। अरुण देव जी जो पत्रिका निकालते हैं, इसमें आप कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो समकालीन काम हो रहे हैं उनसे आप वाकिफ हो सकते हैं। और भी ऐसे कई लिंक हैं, साहित्यामृत.in, हिंदीकुंज.com, शब्दांकन.com, अभिव्यक्ति हिंदी, अनुभूति हिंदी, आउटलुक हिंदी, ज्ञानपीठ का एक लिंक मैंने आपको दिया है। ज्ञानपीठ जो है हिंदुस्तान के साहित्य जगत में साहित्य अकादमी के अलावा जो सबसे प्रतिष्ठित जो संस्थान और जो पुरस्कार माना जाता है वो ज्ञानपीठ है। और ज्ञानपीठ ने अपनी पत्रिका नया ज्ञानोदय निरंतर बहुत समय से वो निकाल रहे हैं। हर महीने उसका एक अंक आता है। तो नया ज्ञानोदय अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो ज्ञानपीठ पे आपको उपलब्ध है। पहल एक महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी की, वो भी आप ऑनलाइन उसकी काफी सामग्री आप एक्सेस कर सकते हैं। CSDS की मैं बात आपको कर रहा था। CSDS ने एक बहुत
बढ़िया काम किया है, जिसके लिए अभय कुमार दुबे के योगदान को की हमें सराहना करनी चाहिए। अभय कुमार दुबे ने बहुत मेहनत करके हिंदी भाषा प्रोग्राम CSDS में शुरू किया है और कई महत्वपूर्ण पुस्तकें, वो चाहे रजनी कोठारी की हो या दूसरे राजनीति शास्त्रियों या समाजशास्त्रियों की हो, उनकी सामग्री को हिंदी में अनुदित करके या मूल हिंदी में लिख करके उस सामग्री को CSDS ने तैयार किया है। लेकिन ये सारी सामग्री ई सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसमें से ज्यादातर सामग्री वाणी प्रकाशन ने छापी है। अगर आप उसकी गैर ई सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं तो वाणी प्रकाशन के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं उनके ई सामग्री का, तो प्रतिमान उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है CSDS का। तो प्रतिमान उनकी एक पत्रिका है जो 6 महीने या साल भर में एक बार में निकलती है। मुझे ये याद नहीं आ रहा है वो छमाही है या वार्षिक, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी। तो जिनकी पत्र पत्रिकाओं में रुचि है उनके लिए मैंने ये लिंक दिया है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। नॉटनल का मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे ही दिया। कथा देश, दलित दस्तक, लमही, परिकथा, साम्य, उद्भावना, बनासजन, स्त्रीकाल, साखी, अध्ययन, व्यंग यात्रा, रविवार, वांग्मय, परिंदे, लहक, संवेद, ये सब हिंदी की बहुत चर्चित पत्रिकाएं हैं, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं और ये सारी चीजें नॉटनल पे अवेलेबल है। और सारे अंक अवेलेबल नहीं है, इनको अपडेट होने में टाइम लगता है और तुरंत चीजें तैयार नहीं होती। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की अनुपलब्धता की अभी भी एक बहुत लंबी सूची है जो जिस दिशा में काम करने की जरूरत बनी हुई है। अभी जो आप पेज देख रहे हैं इसमें मैंने आपको जो ई सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं उन साहित्यिक स्रोतों की जानकारी दी है। इसमें से मैं 1-2 के लिंक पे आपको जरूर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हिंदी समय और रेखता ऐसे प्रयास हैं जो अपने में अभूतपूर्व है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो वर्धा में केंद्रित है और इसने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है hindisamay.com। इस hindisamay.com का क्या योगदान है मैं आगे चर्चा करूंगा। अगर आपकी कविताओं में रुचि है, अगर आप पुरानी नई लेखकों की कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो कविता कोश जो है एक बहुत बढ़िया संकलन है जिसका आप रिसर्च के लिए प्रामाणिक तरीके से कितना उपयोग कर सकते हैं इसमें संदेह है, लेकिन फिर भी इस सामग्री का कविता की रुचि रखने वाले लोग उपयोग कर सकते हैं। गद्य कोश कविता कोश की तरह का ही एक संकलन है और रेखता एक महत्वपूर्ण संकलन है जो हिंदी और उर्दू की सामासिक संस्कृति को जो एक मानकर चलते हैं। ये मानते हैं कि इन भाषाओं में केवल लिपि का फर्क है और शब्दावली का हल्का फुल्का फर्क है। एक आम मुसलमान या एक आम हिंदू उत्तर प्रदेश में जहाँ की उर्दू दूसरी राजभाषा है, वहाँ का आम आदमी अपनी मातृभाषा में जो बात करता है वो हिंदी उर्दू का एक मिला जुला रूप है। जो इसमें यकीन रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है रेखता। रेखता पे अगर आप जाएंगे तो एक सुखद एहसास होता है कि इस रेखता फाउंडेशन ने जो प्रयास किया है, उर्दू के तो बहुत पुराने शायरों को उन्होंने इसमें संकलित करने की कोशिश की। हालिया उन्होंने हिंदवी नाम से हिंदी के रचनाकारों के लिए भी वेबसाइट अपनी लॉन्च किया। इसमें ज्यादा दिन नहीं हुआ और कम ही समय में इन्होंने काफी लोगों को इसमें जोड़ लेने की कोशिश की है। मेरा विनम्र आग्रह आप लोगों से जो साहित्य में रुचि रखते हैं, निश्चित रूप से रेखता, हिंदवी और हिंदी समय का उपयोग करिए। इतनी सामग्री एक साथ आपको और जगह पे नहीं मिलेगी। इसी तरीके से इन्होंने एक और वेबसाइट तैयार किया है। विकिपीडिया का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिख यहाँ दिया का उपयोग कैसे करना है। सूफी साहित्य जो है वो उसको अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कुतुबन है, मंजन है, जायसी है या पुराने जो भी सूफी लोग हैं और अभी तक के, इनकी अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो आप सूफी साहित्य का वेबसाइट है सूफीनामा.org, उस पर जा सकते हैं। भारत कोश
का लिंक मैंने दिया है। भारत कोश और विकिपीडिया का लोग उपयोग करते हैं, इसके लिए उसकी चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा। हिंदी ब्लॉगों की एक बड़ी दुनिया रही है और ढेर सारे शिक्षक गण अपना एक ब्लॉग चलाने की कोशिश करते रहते हैं। धीमे धीमे वो ब्लॉग कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ब्लॉग पे काफी सामग्री उपलब्ध है। यूट्यूब पर भी काफी सामग्री उपलब्ध है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ मैंने आपको YouTube के जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, रेख्ता फाउंडेशन अपना एक अलग चैनल चलाता है रेख्ता शायरी के नाम से, और हिंदी कविता के नाम से एक हिंदी कविता चैनल चलता है। इन दोनों चैनल्स का उपयोग करेंगे तो बॉलीवुड के भी बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से लोगों ने इसे समृद्ध करने की कोशिश की है। शिक्षकों अध्येताओं ने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं, भले ही उनके 600, 800, 1000 सब्सक्राइबर हों। आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, कलकत्ता विश्वविद्यालय के, असम विश्वविद्यालय के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, इन हर जगहों के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने अपने YouTube चैनल्स बना के रखे हैं, और उन YouTube चैनल्स पे आप जो अभी जो साहित्य में चल रहा है उसके संबंधित जो जुड़ी बहसें हैं उन्हें आप देख सकते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता के ढेर सारे चैनल आपको YouTube पे आराम से हिंदी के मिल जाते हैं, जिनसे आप वाकिफ हैं। पुनः उसकी चर्चा में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, चाहे वो वायर हो, चाहे स्क्रोल हो या क्विंट हो, आप इन चीजों से वाकिफ हैं। इधर एक अच्छी चीज जो इस बुरे समय में देखी जा रही है वो ये कि अच्छे रचनाकारों के वक्तव्यों का एक अच्छा संकलन फेसबुक पर तैयार हो चुका है। आप कई ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे जन संस्कृति मंच का ही एक फेसबुक पेज है जनमत नाम से। अगर आप उस पे जाएंगे तो जनमत पे आपको समकालीन जो रचनाकार हैं वो साहित्य या संस्कृति को कैसे देख रहे हैं, इसका एक अच्छा खासा संकलन आपको उनके फेसबुक पेज पर मिल जाता है। इस तरह के फेसबुक पेज अलग अलग जो क्या कहते हैं संस्थान है, उन संस्थानों ने भी चला के रखा है, जिसका लिंक मैंने यहाँ नहीं दिया है। ये वो वेबसाइट है हिंदी समय जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। आप इसके टॉप सेक्शन में देखिए कि इन्होंने कितने अच्छे से कैटेगराइजेशन किया हुआ है। उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, व्यंग हो, नाटक हो, सब कुछ का बहुत अच्छा कैटेगराइजेशन है, और लगातार ये विश्वविद्यालय इस दिशा में योगदान देने की कोशिश कर रहा है। और रेख्ता का रेख्ता का संकलन आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आपको अभी से लेके पुराने आपको बस सर्च करना है, उसे एक बहुत अच्छे कलेक्शन के रूप में सी फुल कलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आपको दिखाई देगा। हसरत मोहानी, नजीर अकबर आबादी, बशीर बद्र, मतलब जिनसे भी आप वाकिफ होना चाहते हैं, रेख्ता आपको बहुत अच्छा मंच उपलब्ध कराता है। अब आपको मैं उस दिशा में ले जाता हूँ जहां से आपको पता चले कि सरकारी प्रयास
कौन कौन से, मेरे पास आधे घंटे का समय है, मैं उसमें आपको कोशिश करता हूँ कि ये दिखाऊं कि सरकारी गैर सरकारी प्रयास कौन कौन से हुए। केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसे संस्थाएं हैं जो इस दिशा में प्रयास करती हैं, चाहे राजभाषा विभाग हो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो, CIL मैसूर हो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हो, केंद्रीय हिंदी संस्थान हो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग हो। इन सारे संस्थाओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से योगदान करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, राजभाषा शब्दावली के साथ ढेर सारी समस्याएं हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है ये शब्दावली जैसी निर्मित की गई है, उसमें काफी अंतर लाने की जरूरत है। हम आम बोलचाल के शब्दों का उपयोग करने की जगह हमने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो संस्कृत के पैटर्न पे या व्याकरणिक तरीके से जो क्लिष्ट हैं, इस पैटर्न पे तैयार कर दी गई। तो इन प्रयासों, जो अभी राजभाषा विभाग ने जो इधर जो प्रयास किए हैं, वो इन दिक्कतों को सॉल्व करने की दिशा में प्रयास किए हैं, जिनमें आप अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि राजभाषा विभाग ने जो प्रयास किया है उसमें केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो शिक्षकों को या दूसरे लोग जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए ई सामग्री मुहैया कराता है। ये कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं लगातार, इसका ये एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं। आप अगर इन कार्यशालाओं में भाग लेना चाहते हैं या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको आसानी होती है, आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया में लीला प्रवाह जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये राजभाषा का ही वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, अब मैं वेबसाइट्स पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे समय अनावश्यक व्यर्थ जाता है, तो लीला प्रवाह पे आप जाएंगे तो आपको जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये मुहैया कराता है। मशीन अनुवाद अभी भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, और आप गूगल से ही जो ट्रांसलेट करते हैं, अगर वो एक मजाक की तरह दिखाई देता है, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन मशीन अनुवाद की दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिसमें राजभाषा विभाग ने भी काफी कोशिश की है। mantra-rajbhasha.rb-aai इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। एक महाशब्दकोश राजभाषा विभाग ने तैयार किया है, जिसमें आपको एक अच्छा संकलन है। बहुत सारे शब्द जिनके अर्थ आप नहीं जान पा रहे हैं, उन्हें जानना है तो आपको राजभाषा विभाग के इस लिंक का मदद ले सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट की चर्चा मैंने पीछे की, वैसे ही आपको राजभाषा विभाग ऐसा एक लिंक देता है। हिंदी के ई टूल्स जो भी अवेलेबल है, मैंने इस वेबसाइट का बहुत उपयोग नहीं किया है, लेकिन इस वेबसाइट पे जाने से हिंदी के अलग अलग ई टूल्स की आपको जानकारी मिल सकती है। एक प्रयास जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है वो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। इन लोगों ने भारतीय भाषाओं की दिशा में तकनीकी विकास का बहुत प्रयास किया है, और नीचे जो मैंने आपको बताया है कि वो चाहे मशीन अनुवाद हो, चाहे स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच हो, सॉफ्टवेयर्स हो, टूल्स हो, जर्नल्स हो, फॉन्ट हो, कोड परिवर्तक हो, हर तरीके से प्रयास आपको TDIL के इस वेबसाइट पे आपको दिखेगा। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये MEIT का ये उपक्रम है। CIL मैसूर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जो भी भाषा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। CIL मैसूर ने एक कंसोर्टियम भी तैयार किया इंडियन लैंग्वेजेस का, जो IDCIL के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ये एक बहुत ही आकर्षक परियोजना है जो CIL मैसूर की ओर से शुरू की गई है, भारतवाणी परियोजना, जिसका ब्यौरा मैंने दिया है आपको। वो चाहे भाषा और साहित्य के को डिजिटल माध्यम में प्रस्तुत करना हो, लिपि या टाइपोग्राफिक कोड को तैयार करने की प्रक्रिया हो, शब्दकोश और शब्दावली तैयार करने हो, मौखिक और लिखित साहित्य या ज्ञान ग्रंथों को आधुनिक भाषाओं में या मुहैया कराना हो। इसके साथ ही भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो CIL मैसूर के वेबसाइट का भी आप बड़े पैमाने पे उपयोग कर सकते हैं। CIL मैसूर ने एक और बहुत अच्छा उपक्रम किया है जो हिंदी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे दे देना उचित लगा।
क्योंकि जो भाषाएं खतरे में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, उसकी दिशा में, उनकी स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन की दिशा में एक अच्छा प्रयास आपको CIL मैसूर की तरफ से दिखता है। ई बुक्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ई बुक्स हिंदी की आपको CIL मैसूर के वेबसाइट पर भी मिल सकती है। हिंदी अनुवाद में जिनकी रुचि है, जो जानना चाहते हैं कि हिंदी अनुवाद में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनके लिए नेशनल ट्रांसलेशन मिशन और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये दो ऐसे प्रयास हैं जो अनुवाद संबंधी दिक्कतों को सॉल्व करने की दिशा में बहुत मददगार साबित हुए हैं। ये लोग पत्रिकाएं भी निकालते हैं, इन लोगों के अपने समूह भी चलते हैं, और आप इनसे जुड़कर अलग अलग प्रोजेक्ट में भागीदारी भी कर सकते हैं। तो अनुवाद के क्षेत्र में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट जो है, उसका भी बहुत योगदान है इस दिशा में, लेकिन अभी भी ई रिसोर्सेज तैयार करने की दिशा में मुझे लगता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम की तरफ से तो चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन सामग्री मुहैया कराने में अभी भी काम बाकी है। प्रयास चल रहे हैं, CD और DVD ये लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न पाठों की CD और DVD तैयार कर रहे हैं। तो वेबसाइट पे आपको जाने से अभी भी बहुत सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन इधर लगातार इनके प्रयास बढ़ रहे हैं, तो इसकी भूमिका का भी एक आकलन होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा लिंक दिखाना चाह रहा हूँ जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के नाम से आगरा में हिंदी का एक बड़ा संस्थान है। इस संस्थान ने पिछले कुछ महीनों में, मैं आपको बताऊं, हिंदी और गैर हिंदी जो भाषाएं हैं उनको जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले भी इन्होंने शब्दकोश बनाए थे, पर इस बीच इन्होंने क्या किया है कि नॉर्थ ईस्ट की, जैसे मैं कार्बी आंगलोंग की बात करूं तो कार्बी भाषा और हिंदी भाषा को जोड़ने का इन्होंने एक अच्छा शब्दकोश तैयार किया। ये दुखद है कि अभी भी ये शब्दकोश इनके वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन्होंने और कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें से कुछ का मैंने आपको यहाँ जिक्र किया है। एक ऑडियो कार्यक्रम का जिक्र मैंने यहाँ आपको दिखाया है, एक मल्टीमीडिया कार्यक्रम जो वीडियो कार्यक्रम है उसका मैंने जिक्र आपको यहाँ दिया है। मल्टीमीडिया में ये बड़े पैमाने पे CD तैयार कर रहे हैं, और देश विदेश में जो भी हिंदी भाषा शिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक बड़ा योगदान इसमें है कि विदेशों के विद्यार्थियों को भी पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में, उच्च अध्ययन के क्षेत्र में ये लोग मदद पहुंचाते हैं। तो उनके लिए सामग्री तैयार करना, ऑडियो और वीडियो, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान केंद्रीय हिंदी संस्थान का है। और ये अपना YouTube चैनल चलाते हैं, शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम करते हैं। तो जो विदेशी विद्यार्थियों या विदेशों में हिंदी में विशेष रुचि रखते हैं, उनके लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान महत्वपूर्ण है। मैं इसका ब्यौरा क्या है उसे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। संस्थान के पृष्ठ पे जब आप जाएंगे तो मैंने यहाँ एक लिंक दिया है। ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो एक ही साथ आपको एक बड़ा लिंक मिल जाता है जिसमें आप एक कलेक्शन आपको दिख जाएगा कि, बस वेबसाइट खुल जाने दीजिए। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान का पेज है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के पेज पे पीछे की ओर उपयोगी मुख्य पृष्ठ में आप साइड में जाएंगे तो उपयोगी लिंक की एक सूची दी हुई है। तो एक ही साथ जिनकी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें से कई महत्वपूर्ण, सारे नहीं, लगभग उसके 30-40% जो है सामग्री आपको एक ही साथ उसका लिंक इस पेज पर मिल जाता है। देखिए इसमें
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, TDIL, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, भारतीय ज्ञानपीठ, इनका लिंक दिया हुआ है। आप और नीचे जाएंगे तो साहित्य कोश एवं शब्दकोश जो महत्वपूर्ण है उसमें से कुछ का लिंक दिया हुआ है। जो महत्वपूर्ण समाचार वेब पोर्टल हैं उसकी सामग्री आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदी की कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की सूची यहाँ दी हुई है। जो हिंदी की डायरेक्टरी है, सर्च इंजन जो महत्वपूर्ण है, जो ब्लॉग्स हैं या वर्डप्रेस जो ब्लॉग का एक माध्यम है, इन चीजों की आप जानकारी चाहते हैं तो उसका हिंदी से संबंधित उसका ब्यौरा आपको यहाँ मिलेगा। समाचार पत्र जो हिंदी के महत्वपूर्ण है उसका ब्यौरा है, और नीचे और देखिए TDIL और दूसरे ऐसे लिंक है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपयोगी लिंक है। अगर आप सिर्फ केंद्रीय हिंदी संस्थान के पेज पे चले जाएं तो एक ही साथ आपको ढेर सारे महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी आपको मिल जाती है। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। हिंदी के क्षेत्र में सरकारी प्रयास से एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने एक बहुत शानदार प्रयास किया है और उसका फायदा ये हुआ है कि इन्होंने हर तरह के विज्ञान में, चाहे वो जीव विज्ञान हो या फिजिक्स हो, भौतिकी हो या रसायन हो, आप जिस भी सेक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने नॉलेज को हिंदी में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अगर आप उस ज्ञान का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने एक बहुत पारिभाषिक शब्दावली का विकास किया है। बड़े पैमाने पे इन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का डिजिटाइजेशन किया है। इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, कृषि का हो, विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों से जुड़े शब्द संग्रह हो, ये सारी चीजें इन्होंने की हैं। इस वेबसाइट का मैं मुरीद हो गया इनके प्रयास को देखकर। और दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं ये निकालते हैं, जो पत्रिकाएं UGC केयर लिस्ट में भी हैं, ज्ञान गरिमा सिंधु और विज्ञान गरिमा सिंधु। इन वेबसाइट्स का भी आप प्रयोग करते हैं। मैं इस वेबसाइट पर आपको ले जाने के मूव का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ आपको जरूर ले जाऊंगा ताकि आप देख सकें कि इनका प्रयास कितना सार्थक है। ये देखिए, आप बस परिभाषा कोश पे मैंने विज्ञान पे क्लिक किया और विज्ञान पे क्लिक करते ही आप देखिए कि प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी, कृमि विज्ञान, शैल विज्ञान, मानचित्र, हर एक पुस्तक डिजिटल है। आप क्लिक करेंगे तो आप उस पूरे परिभाषा कोश पे पहुंच जाएंगे। संरचनात्मक भूविज्ञान, भाषा विज्ञान, किसी भी एरिया से आप हो, पेट्रोलियम, धातु कर्म, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स की सामग्री है, मनोविज्ञान की सामग्री है, यांत्रिकी की सामग्री है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की सामग्री है। तो जिस भी एरिया, आप गणित की सामग्री है, आप जिस भी एरिया से, और मैं अभी तक आप सोचिए थोड़ा भी स्क्रॉल नहीं कर सका हूँ, अगर पूरा तैयार कर दिया है। इस वेबसाइट का निश्चित रूप से उपयोग करिए आप। और एक मानक शब्दावली जिसे आप कहते हैं कि तकनीकी और वैज्ञानिक की एक मानक शब्दावली होता यह है कि अलग अलग एरिया में, जैसे मैं समाजशास्त्र पे अभी एक किताब अनुवाद कर रहा था, तो ढेर सारे ऐसे शब्द थे जिसके बारे में मुझे ये हिचक थी कि मैं इस शब्द का भले प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन कोई समाजशास्त्री जब इसका अनुवाद कर रहा होगा तो वो नहीं कर रहा होगा। तो एक मानक शब्द को तैयार होना बहुत जरूरी है, और इस लिहाज से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का ये जो प्रयास है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इसे हमें एक्सेस करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ और शब्दकोश दिए हैं, लेकिन ये सारे शब्दकोशों का ब्यौरा आपको
जो पिछला मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो ब्यौरा दिया था उस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 वेबसाइट जो मुझे अपने तौर पे पसंद है, सबकोश.com इसलिए पसंद है क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं ऐसे जो कई बार आपको गूगल ट्रांसलेशन पे भी नहीं मिलते, गूगल ट्रांसलेट पे भी नहीं मिलते। और इन्होंने कई जगहों से शब्दों को जुटा के संकलन तैयार किया है। तो ऐसा होता है कि अनुवाद करते वक्त कई सामग्री का उपयोग करते वक्त आप चाहते हैं कि इस शब्द की जगह इस शब्द का प्रयोग करें, तो उस लिहाज से शब्दकोश.com मुझे बाकी से बेहतर लगता है। मेरा सुझाव है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ मैंने CFILT सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अच्छी वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि कोई शब्द कितने वाक्यों में किस तरह से हिंदी का प्रयोग हो रहा है इसकी आपको जानकारी दे देता है, अंग्रेजी में उसकी जानकारी आपको दे देता है। तो अनुवाद करते वक्त या इस तरह के कामों में इस वेबसाइट का उपयोग करना मेरे लिहाज से, मैं इस लिंक पे आपको ले जाना चाहता था लेकिन समय के कारण नहीं ले जाऊंगा, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो शब्दकोशों के लिहाज से शब्दकोश.com और CFILT.IITB.AC.in मेरा सुझाव है कि इसकी तरफ आप ज्यादा झुकाव रखें। जो ई पुस्तकों की एक अच्छी जानकारी आपको पीछे मिल चुकी है। ई पुस्तकालय या हिंदी समय की चर्चा मैंने आपसे की है और गूगल के बारे में भी बात की है कि गूगल बुक्स ने एक अच्छी सामग्री मुहैया कराई है, ई पुस्तकालय ने कराई है। pdfbooks.ourhindi.com एक वेबसाइट है, इस पे भी काफी सामग्री उपलब्ध है। लेकिन जो नई किताबें हैं, देखिए इसमें से ज्यादातर जो सामग्री है वो 60 साल के पहले की है और 60 साल के भीतर की जो सामग्री है अभी भी उनके ई पुस्तकें बनने की प्रक्रिया में बहुत सारा काम होना बाकी है। राजकमल प्रकाशन और वाणी प्रकाशन तो मैं उतना नहीं कहूंगा, लेकिन राजकमल प्रकाशन जो है उसने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है और उसकी सामग्री अब तैयार होने लगी है। नॉटनल के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की, रेखता फाउंडेशन के बारे में भी चर्चा की और प्ले बुक्स पे भी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत आकर्षक अभी भी ई पुस्तकों के लिहाज से हिंदी की दुनिया नहीं हुई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और जिसकी वेबसाइट पे मैं आपको ले भी जाना चाहूंगा। विज्ञान में शैक्षिक सामग्री के विकास के लिहाज से तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के अलावा जो महत्वपूर्ण स्रोत आपको कोई दिखाई देता है तो वो HBCSC है, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र। इनका ब्रांच है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार मिश्र या कृष्णकांत मिश्र, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, कृष्णकांत मिश्र जी ने और दूसरे लोगों ने मिलके बहुत बढ़िया प्रयास किया है। हिंदी की दुनिया में उन्होंने वीडियो, ऑडियो, ई सामग्री सब कुछ मुहैया कराई है। कई सालों से लगातार ये लोग कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं और उस कार्यशालाओं में से जो भी चीजें उपलब्ध हुई हैं उसे इन लोगों ने अपने वेबसाइट पर मुहैया कराने की कोशिश की है। इसका मैंने जो ब्रांचेस हैं, जो अलग अलग जो टाटा इंस्टीट्यूट है उसके जो काम उन्होंने किए हैं, इसका लिंक मैंने यहाँ दिया है। ई लेक्चर का अलग कलेक्शन है इनके पास, ई पुस्तकों का एक अलग कलेक्शन है, ई प्रेजेंटेशंस का एक अलग कलेक्शन है, आर्टिकल्स का कलेक्शन है, अपनी मैगजीन का कलेक्शन है और शब्दावली भी ये लोग तैयार करते हैं। तो लोकोपयोगी पुस्तकें, पाठ्यचर्यात्मक पुस्तकें, सह पाठ्यचर्यात्मक पुस्तकें, करिकुलर हो, को करिकुलर हो, इन सब लिहाज से इनके प्रयास की थोड़ी सराहना की जानी चाहिए। जिन व्यक्ति का मैंने नाम ले रहा था उनका लिंक मैंने आपको यहाँ दिया है। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ उस पर, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। संस्था के प्रयासों का ब्यौरा भी आपको उपलब्ध है और कक्षा की भाषा कैसी होनी चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री हैं कृष्ण कुमार, उनके व्याख्यान का इन्होंने आयोजन किया था, उसे भी आप लोग इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मेरे पास 10 मिनट है जिसमें मुझे एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी चर्चा करनी है वो है
प्लेजरिज्म चेक। अंग्रेजी में स्थिति जो है, आपके पास टर्निटिन या ओरकुंड जैसे बहुत उपयोगी प्लेजरिज्म चेक के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हिंदी में स्थिति बहुत नाजुक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदी का कोई अच्छा सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं पाएंगे जो प्लेजरिज्म चेक के लिए तैयार किया गया, और कई विश्वविद्यालयों ने इसके लिए घुटने टेक दिए हैं और टर्निटिन या ओरकुंड से ही काम चला रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में और कई अन्य विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्लेजरिज्म चेक ओरकुंड से ही होता है, और दिक्कत यह है कि आप वर्ड फाइल से आप अगर वही प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं तो वो 30-40% तक आ सकता है, 60% तक आ सकता है, लेकिन आप जैसे उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो प्लेजरिज्म चेक जो है वो आपको 2-4% तक भी नहीं आएगा, 1% भी आ सकता है। वही सामग्री जो 50% प्लेजरिज्म दिखा रही है वो पीडीएफ होते ही 1% प्लेजरिज्म तक आ सकती है। इतना बड़ा फर्क प्लेजरिज्म चेक में दिखाई देता है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हिंदी की अधिकांश सामग्री जो कि अभी तक डिजिटल माध्यमों में उपलब्ध नहीं है, जो बड़े लेखक हैं उनकी सामग्री, तो जो प्लेजरिज्म होता भी है उस प्लेजरिज्म की जानकारी ही, जब वही रिसोर्स में है ही नहीं तो उसकी जानकारी होने की कोई बात ही नहीं। तो जो प्लेजरिज्म चेक होने के बाद भी वो अच्छा खासा प्लेजराइज्ड सामग्री जो है शोध गंगा पे अपलोड हो जाता है, और अभी भी इस लिहाज से बहुत सारा काम करने की जरूरत है। शोध गंगा पे हिंदी के अच्छे खासे रिसर्च अब अवेलेबल है, लेकिन जब तक ये प्लेजरिज्म का मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक सारे रिसर्च पे ट्रस्ट करना ये मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगा। एक सॉफ्टवेयर जो इस दिशा में विकसित करने की कोशिश की गई है वो है मौलिक सॉफ्टवेयर। मैंने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ। एक पेपर मैंने इसके संदर्भ में देखा, मौलिक के संदर्भ में, और इसके सिमिलरिटी स्कोर के बारे में जिसने पेपर लिखा वो बता रहे थे कि 96.3% का सिमिलरिटी स्कोर आ रहा है, और ये किसी भी दूसरे प्लेजरिज्म चेक के, जो हिंदी के प्लेजरिज्म चेक के सॉफ्टवेयर हैं, वो जब प्लेजरिज्म चेकर हो या प्लेजरिज्मा हो, उनसे बेहतर इसका परफॉर्मेंस है। ये मौलिक सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों का कहना है। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ जितनी जल्दी हो सके ये सॉफ्टवेयर हम लोग एक्सेस कर सकें, और कई महत्वपूर्ण प्रयास हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमानों पे इनकी चर्चा हो चुकी होगी। तो मैंने अपने रिसर्च को, आज के अपने प्रेजेंटेशन को उस एरिया में फोकस करने की कोशिश की जिसके बारे में आप लोगों ने कम बातचीत की होगी हिंदी के संदर्भ में। हिंदी की सामग्री उन वेबसाइट्स पर भी उतनी ही उपलब्ध है जितनी अंग्रेजी की उपलब्ध है। मैं उस एरिया में आपको ले गया जहाँ अंग्रेजी की नहीं, हिंदी की सामग्री ज्यादा उपलब्ध है। यानी अगर आप इग्नू के प्रयासों में जाते हैं तो अच्छी खासी सामग्री उपलब्ध है हिंदी की इग्नू के ई ज्ञान कोच पे। इग्नू ने एफबी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो तैयार किए हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार किए हैं, स्वयं के पोर्टल पे उनकी सामग्री है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और जो जर्नल उनका है। तो मैं इग्नू के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ज्ञान दर्शन और ज्ञान धारा से आप लोग बड़े पैमाने पे वाकिफ होंगे, उसमें भी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन रिसोर्सेज में भी हिंदी की सामग्री आपको उपलब्ध है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की चर्चा मैंने आपको से पीछे की, तो हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र के अलावा हिंदी समय की बात मैंने आपसे की, जहाँ बड़े पैमाने पे चीजें उपलब्ध है। यहाँ मैंने दोबारा स्लाइड का उपयोग इसलिए किया है कि अगर आप हिंदी के विशेषज्ञों की बड़ी सूची जानना चाहते हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं, यानी आप अगर अलग अलग रिसर्च एरियाज में इंटरेस्टेड है कि हिंदी का ये रिसर्चर इस एरिया में काम कर रहा है, ये रिसर्चर इस एरिया में काम कर रहा है, तो इसका एक बड़ा संकलन आपको MGHV के वेबसाइट पर विशेषज्ञ सूची आपको मिल जाएगी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इनकी पत्रिका है, बहुवचन और पुस्तक वार्ता दोनों पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हिंदी समय के क्या योगदान है इसका ब्यौरा मैंने यहाँ पर आपको मुहैया करा दिया है। EPG पाठशाला
में भी हिंदी का जो पूरा जो प्रपत्र होना चाहिए वो लगभग डेवलप कर लिया है। स्नातकोत्तर के मैं 16 सेक्शंस वहां पे देख रहा था और हर सेक्शन में आपको लगभग 35 इकाइयां आपको दिखेंगी। मैं खुद इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मूक के कोर्स के रूप में तो मैंने इसको नहीं डेवलप किया, लेकिन दलित साहित्य और भक्ति आंदोलन के संदर्भ में मैंने ई कंटेंट भी तैयार किया है और उसका वीडियो भी तैयार किया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ईपीजी के तहत हिंदी की जो सामग्री तैयार की गई है उससे हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित और जो जाने माने लोग हैं वो जुड़े हुए रहे हैं। और उन्होंने वर्धा में और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसके जो सेंटर बने थे वहां पे ये सामग्री बहुत अच्छे से तैयार की गई है। विद्यामित्र के 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे। उसमें हिंदी की भी सामग्री बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण ई स्रोतों के रूप में आपको स्वयं की जानकारी बिल्कुल मिल चुकी होगी, आपको स्वयं प्रभा की जानकारी मिल चुकी होगी, शोध गंगा, एनलिस्ट और शोध सिंधु की जानकारी मिल चुकी होगी। पुनः मैं इसके विवरण में नहीं जा रहा हूँ। इनमें अभी भी हिंदी की पत्रिकाएं ठीक पैमाने पर उपलब्ध नहीं है, उनकी दिशा में काम होने की जरूरत है। विद्यामित्र और ई आचार्य से भी आप वाकिफ होंगे। मैं पुनः ये सब मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि अगर मेरे पास समय कम होगा तो मैं इनकी चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ, लगभग मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा आप साहित्य अकादमी के वेबसाइट पे भी एक अच्छी खासी जानकारी पा सकते हैं। इन्होंने डिजिटल किताबें और वीडियो फिल्मों की एक जानकारी मुहैया करा के रखी है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना एक स्टोरी लाउंज बना के रखा है जहाँ पे आपको बच्चों की कहानियों के संदर्भ में जो बाल साहित्य पे जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिहाज से नेशनल बुक ट्रस्ट का ये वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी चूंकि उच्च अध्ययन के क्षेत्र में उतना नहीं है, इसलिए उसके जो पक्ष हैं उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ की चर्चा मैंने आपसे की। भारतीय भाषा परिषद ने एक अच्छा प्रयास किया है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उनकी वेबसाइट है भारतीय भाषा परिषद नाम से ही, और वागर्थ उनकी पत्रिका है। उन्होंने कौशल विकास के नाम से फेसबुक पे अपना पेज भी लॉन्च करके रखा है, तो वहां से भी आप हिंदी की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के मैं आपसे अंततः ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी की को ज्ञान की भाषा के रूप में विकसित करने की दिशा में जब तक बहुत अच्छे से और सरकारी गैर सरकारी प्रयास नहीं होते, इस ई सामग्री का जितना भी रूप हमें उपलब्ध हुआ है, जितना भी हुआ है जिसकी मैंने चर्चा की, उसका पूरा प्रयोग करना बहुत मायने नहीं रखता जब तक अध्ययन अध्यापन की दिशा में बदलाव नहीं होता। जब तक महात्मा गांधी और प्रेमचंद के जो विचार थे, दोनों का ये मानना था कि हिंदी हिंदुस्तानी और मातृभाषाओं में ही ज्ञान विज्ञान की प्रक्रिया जानी चाहिए, जब तक हम ये नहीं करते तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और अगर हम ये नहीं करते तो अफ्रीका में जो मातृभाषाओं की हालत हुई, वही हालत हिंदुस्तान में अगर होने लगे तो उस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ सिंह की एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। केदारनाथ सिंह ने राजभाषा के संदर्भ में ये कहा है, हिंदी के संदर्भ में कहा है, हिंदी को हमें वैसे प्यार करना चाहिए जैसे कि आप सभी मातृभाषाओं को करते हैं। कविता कुछ ऐसे है कि राज नहीं भाषा, भाषा और सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को, इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्क, मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी मैं सब बोलता हूँ जरा जरा जब बोलता हूँ हिंदी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सितांशु जी जरा सा जी मैं बस स्क्रीन हटा दूं। हाँ कोई बात नहीं रहेगा। तो सितांशु जी, आपका आज का यह लेक्चर बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ज्ञानवर्धक और हिंदी के क्षेत्र में
जो काम हो रहा है, जो काम होना चाहिए, उसको सारे को समेटते हुए आपने अपनी बातें यहाँ रखी। और क्या हमारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी, गैर सरकारी, सरकारें, हिंदी को लेकर उनका क्या रवैया रहा है, और हिंदी भाषा क्या वो हमारी जो है शिक्षा के केंद्र में आई हैं, या हमारे शिक्षा के जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, क्या उसमें इस्तेमाल हुई हैं। आपने, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बिंदु छोड़ा होगा। सारे बिंदुओं को आपने समेटते हुए आज जो इस एफडीपी में जितने भी प्रतिभागी इसको अटेंड कर रहे हैं, इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ उनको इसमें बहुत रुचि और बहुत ज्ञान इनको मिला होगा, ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मैं बस इसमें यही कहूँगा कि एक लंबा आंदोलन जो है भाषाओं को लेकर हुआ है। अगर हम फ्रीडम मूवमेंट में भी देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जी और तमाम लोगों ने हमारी भाषा में ही, मातृभाषा में ही अगर उसको एजुकेशन मिल जाए बच्चे को, तो ज्ञान विज्ञान से तो वो अपने आप जुड़ जाता है। परंतु जैसे आपने अपने इस लेक्चर में बताया ही है कि हमारे ऊपर औपनिवेशिक जो शासन रहा वो कहीं बहुत अंदर तक रहा है। उसी कारणवश जो है अंग्रेजी भाषा ने सब कुछ अपने में समेट लिया। साथियों, समय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी का कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, और किसी अपने को जो है वो जानना चाहता हो, क्योंकि हमारे साथ सितांशु जी जुड़े हुए हैं और एक एक चीज़ों पर बहुत बारीकी से इन्होंने अपना जो है वक्तव्य रखा है। बहुत सारी अनगिनत जो पोर्टल्स, उनके जो है लिंक्स, उसके साथ में भाषाओं की स्थितियां किस तरह से राजभाषा के रूप में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सितांशु जी बता रहे हैं कि जो कोर्ट में न्याय लेने के लिए जाता है उसे तो पता ही नहीं होता कि कोर्ट में क्या बात हो रही है। तो दूसरा, यूपीएससी के रूप में भी आपने बताया कि किस तरह से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है या मातृभाषी जो विद्यार्थी आता है वो धीरे धीरे कैसे कमजोर होता जा रहा है। तो साथियों, अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो वो वेलकम है, उसका स्वागत है। वो अपना सवाल यहाँ डॉक्टर सितांशु कुमार जी से रख सकता है, बात कर सकता है। ये अश्विनी जी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी। जी मैम, कि जो आज का वक्तव्य था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस दृष्टि से कि जब हिंदी में पब्लिकेशंस आप लोग करते हैं तो उस समय प्लेगरिज्म चेक करने के लिए या उसकी इन चीज़ों के लिए बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो टर्निटिन है, उर्कुंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदी में उसे किस तरह से किया जाए। एंड इवन आप लोग ही नहीं, हम भी कहीं ना कहीं, मैंने भी आपको एक बार आपकी पुस्तक में मैंने भी दिया था हिंदी में अपना पेपर। हम लोग भी अपना कुछ ना कुछ पेपर कई बार हिंदी में पब्लिश कराते हैं। उस समय उसका प्लेजरिज्म चेक करना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या आती थी कि कौन से सॉफ्टवेयर से हम उसे चेक करें। तो आज शितांशु जी ने जो बताया कि सॉफ्टवेयर बताया कि हिंदी का प्लेजरिज्म आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये एक बहुत हमें अच्छी चीज देखने को मिली। और हिंदी भाषा के हायर एजुकेशन में और क्या क्या समस्याएं हैं वो इन्होंने बताई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने बताया, ई रिसोर्सेज, आप कैसे और कहाँ से हिंदी के ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में रिसर्च करने के लिए, अब हमारे समय में तो हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाते थे और रिसर्च करते थे, लेकिन अब जबकि हम इंटरनेट पे सारी चीजें हमें अवेलेबल हैं, तो हिंदी में भी हमारे पास अवेलेबिलिटी हो ये बहुत आवश्यक है। तो कई बार इस चीजों का ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज द फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स यूज्ड टू सफर टू मच। तो ये जो आपने आज सारा डिटेल बताया ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए,
क्योंकि डिसिप्लिन कोई भी हो, हमारा भी डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन बहुत सारे हम पेपर्स हम भी हिंदी में उसको लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे, लेकिन बीच में कोई पेपर हिंदी में भी लिखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में जो कि हम पहले परेशान होते थे वो आज हमारे लिए क्लियर हो पाई हैं। सो थैंक यू शितांशु जी। तो क्वेरी तो मेरी इतनी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब चीज़ एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसमें बस यही सम अप करना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए हमें नहीं मालूम थी हिंदी में, वो आज आपने हमें बताकर आपने हमें अनुग्रहित किया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोई साथी अगर प्रतिभागियों में से जो है कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है, किसी की कोई शंका, कोई अपना सवाल हो तो वो बात कर सकते हैं, डॉक्टर सितांशु कुमार जी से सवाल रख सकते हैं। I think all the participants are muted. So अच्छा if the host unmutes the participant, या आप हाथ खड़ा कर दें, if you raise the hand, या चैट में अगर आप लोग लिख देते हैं तो क्वेश्चन, then it can be asked. लोग चैट कर सकते हैं, चैट में लिख दें। एक विद्याश्री लिख रही हैं, मुझे हिंदी का ये सत्र सुनने में बहुत अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, यह आज कुछ अलग था। और कुछ और लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, वंडरफुल सेशन, वेरी नाइस सेशन, वंडरफुल सेशन, नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन। ये कमेंट्स हैं लोगों के, जनरली क्वेश्चन नहीं है, एप्रिसिएशन ज्यादा है। जी ओके, सो आई थिंक वी कैन वाइंड अप द सेशन। अश्विनी जी बिल्कुल, फिर लंच के लिए तो आपके पूरे मैडम आप ही बोल दीजिए। मैडम विचित्रा जी जी आप ही जो है इनको फिर जी आप ही बोल दीजिए, ठीक है ना। एक बार धन्यवाद जो है सितांशु जी का आप फिर दोबारा से कर दीजिए। जी देखिए, एक क्वेश्चन, एक कुछ और आया है इसमें कमेंट, दो आई हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स बट वी आल्सो नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट राइटिंग पेपर्स इन हिंदी। यही देखिए जो समस्या अभी मैंने बताई थी अपनी भी, वही इसमें आई हुई है। तो शितांशु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपनी ओर से, रामानुजन कॉलेज की ओर से, अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम और रामानुजन की ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, कि आपने आज बहुत सारे हमें जो समस्याएं थी उनसे अवगत कराया और उनका निदान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हमारे हैं, भले ही वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हों, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी से वास्ता तो सभी का पड़ता है। हिंदी में कभी आप लिखना चाहेंगे, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में हम बोलना चाहेंगे, तो हम रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रहना चाहते कि हम इंग्लिश में, लेकिन कैसे उसको लिखा जाए, कैसे हम सर्च करें, कैसे ई रिसोर्सेज को सर्च करें हम, और किस तरह से हम प्लेगरिज्म को चेक करें। ये सबसे बड़ा इशू था कि प्लेगरिज्म चेक करना, जो उसके लिए जो आपने सारे सॉफ्टवेयर बताए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराया इन सब चीज़ों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अपनी फैकल्टी मेंबर्स और सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर शितांशु। और मैं चाहूंगी कि जब कभी पेंडेमिक ओवर हो, आप हमारे कॉलेज में आए, हिंदी विभाग की ओर से अश्विनी जी आपको इनवाइट करेंगे और आप कॉलेज आए, और आप हमारे कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स को जो आज हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए होंगे एफडीपी में, उन सबको भी इन सभी चीजों से आप अवगत कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू अश्विनी जी, धन्यवाद एंड थैंक यू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। धन्यवाद सितांशु जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू। दो तीन क्वेश्चन एक आध और आया है। ओके अश्विनी जी जी क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने लिखा है, धन्यवाद लिखा है इस जानकारी पूर्ण सत्र की व्यवस्था के लिए। ओके, थैंक यू सितांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि डॉक्टर सितांशु कुमार जी को बुलाएं और फिर उसका इसी ज्ञान से लाभान्वित हों। थैंक यू मैम, थैंक यू सितांशु जी।